और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत चीन की सेना के बीच आज फिर बातचीत हो सकती है और बातचीत को लेकर मुद्दों पर हालांकि तस्वीर साफ नहीं है। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह पर तनातनी जारी है। दोनों तरफ से 1000 सैनिक जमे हुए हैं। 15 जून के बाद से दोनों तरफ से झड़प की कोई खबर नहीं, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच आज बातचीत मुमकिन है। गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। गौरव, क्या डिटेल्स इस पर और है? कहा यह जा रहा है कि भारत और चीन की सेनाओं के कमांडर पेट्रोल पॉइंट 14 पर या फिर वहां पर चुशूल में बॉर्डर पेट्रोल मीटिंग में आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस समय जबरदस्त तनाव है और प्रयास यह है कि इस तनाव को कम किया जा सके। दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा गलवान घाटी पे हो गया था कि हमारे 20 और चीन के 43 सिपाही मारे गए, शहीद हुए, ऐसा दोबारा ना हो, तनाव कैसे कम किया जाए। इसमें सूत्रों के मुताबिक भारत चीन से यह कहना चाहता है कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 से जैसा पीछे हटा है उसकी सेनाएं और पीछे हटे, पहली बात। दूसरी बात, पेंगोंगसो के इलाके में फिंगर 4 पर चीन ने जबरदस्त डेरा डाल रखा है। वहां पर उसने कई नई पोस्ट बना दी हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच, और चीन को पीछे हटने की जरूरत है। तभी भारत और चीन के बीच बातचीत और आगे बढ़ सकती है, वरना तनाव और बढ़ेगा। चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि चीन केवल अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है और जो घुसपैठ हुई है चीन के मुताबिक वो भारत की तरफ से हो रही है। तो अब आगे का रास्ता कैसे निकाला जाए, इस पर बातचीत होगी। ये बातचीत न केवल सैन्य स्तर पर हो रही है बल्कि सूत्रों के मुताबिक डिप्लोमैटिक, राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। मीनाक्षी और नेहा, प्रयास यही किया जा रहा है कि गलवान घाटी से लेकर पेंगोंगसो और उत्तर में डेप्सांग से लेकर दक्षिण में डेमचोक तक तनाव को कम किया जा सके। गौरव, इस बात की कितनी संभावना है कि ये बातचीत भी बेनतीजा निकलेगी, क्योंकि चीन लगातार साक्ष्यों को, सबूतों को छुपाता रहा है, कभी भी चीजें साफ तौर पर चीन ने कही नहीं है। ऐसे में जब बातचीत के स्तर पर आप पहुंचते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं, जाहिर तौर पर एक पारदर्शिता की जरूरत होती है। नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन पारदर्शिता बिल्कुल नहीं दिखाता है। इससे पहले तो अगर आप ये देखें कि चीन और भारत के कमांडर्स जब आपस में बात कर रहे थे तो बातचीत हो रही थी डी एस्केलेशन पर, और चीन चोरी छिपे अपने और सिपाहियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लाने का प्रयास कर रहा था और ला भी रहा था। तो चीन का जो दोमुहापन है वो पिछली बार की बातचीत में पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, और इसीलिए भारत को इस समय और कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि चीन बातचीत का बहाना करता है और अपने और सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ले आता है। ऐसा हमने 6 जून की बातचीत के समय भी देखा। इसीलिए इस बार भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है। चीन में भी कहा यह जा रहा है बहुत तनाव है इस समय, क्योंकि उनके 40 से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं। चीन में भी ये प्रश्न अब उठ रहे हैं कि आखिर उनकी सरकार यहाँ कर क्या रही है और क्यों कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चीन से जारी तनातनी के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बड़ा बयान आया है। जी कृष्ण रेड्डी ने कहा है कि केंद्र ने चीन से निपटने के लिए सेना को पूरी आजादी दे दी है। चीन से निपटने के लिए सरकार और सेना ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल रक्षा मंत्री की सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों के साथ हुई बातचीत में एलएसी पर जवानों को हथियार चलाने की छूट दे दी गई है। किसी भी जवान की जान खतरे में हो तो आखिरी उपाय के तौर पर वो फायरिंग कर सकता है। अभी तक संधि के मुताबिक एलएसी पर हथियार चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन गलवान में चीन के धोखे के बाद अब सेना हथियार चलाने से नहीं चूकेगी। फील्ड कमांडर को यह इजाजत दे दी गई है कि वो हालात के मुताबिक हथियार उठाने का फैसला भी ले सकते हैं, और ऐसे वक्त में प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार ने सेना को 500 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। राजनाथ सिंह की बैठक में कहा गया कि ग्राउंड जीरो पर सेना को हालात के मुताबिक फैसला लेने की छूट है। तो कोरोना के मामले दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली इसे किस तरीके से निपटेगी, इसकी तैयारी भी की जा रही है। कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में लगातार नए इंतजाम हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये बात बोलने के बाद कि प्राइवेट हॉस्पिटल को भी उतनी ही शिद्दत से कोविड की लड़ाई में लड़ना होगा जितना कि गवर्नमेंट अस्पताल कर रहे हैं। कई गवर्नमेंट अस्पतालों ने पूरी बिल्डिंग्स कोविड के नाम कर दी हैं। मैं जिस अस्पताल में हूँ, ये मैक्स हॉस्पिटल है साकेत में। यहाँ पे ये जिस एरिया में मैं हूँ, ये पहले इमरजेंसी वार्ड होता था। यहाँ पे अब चेंजेस करके इसको कोविड वार्ड में बदल दिया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी इस समय जो है वो ये बात है कि आप
ये मेक श्योर करें कि पूरा एरिया आपका कवर्ड रहे, क्योंकि कंटामिनेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। जो रिसेप्शन पे बैठे हैं आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक वो कवर्ड है। मैंने खुद ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ कवर किया है, क्योंकि कंटामिनेशन के चांसेस इस समय बहुत ज़्यादा है और अस्पताल में तो बहुत ज़्यादा है। देखिए आप देख सकते हैं बिस्तरों के बीच में जो दूरियां हैं वो भी बरकरार की गई हैं, वो भी रखी गई हैं। और खाना देने की बात हो चाहे टेम्परेचर लेने की बात हो, सब कुछ इस तरीके से अब किया जाता है कि कंटामिनेशन कम से कम हो। ये पूरा इलाका जहाँ पे इस समय मैं घूम रही हूँ, ये पूरा इलाका कोविड पेशेंट्स के लिए है। खाने का समय हो रहा है तो आप देख सकते हैं नाम सबके लिखे हुए हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता है और लोगों के बेड के पास जा जाके खाना दिया जा रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का इस टाइम सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ये पूरे इलाके में जहाँ पहले 4 बेड होते थे, अब आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही बेड हैं। और अगर इस कमरे की बात की जाए तो इस कमरे में इस समय 1 ही पेशेंट है। अस्पताल का ये कहना है कि पूरी कोशिश हो रही है कि जितनी ज़्यादा सुरक्षा के साथ चीज़ें इस समय करी जाएं, जितना ज़्यादा ध्यान रखा जाए, जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाए, वही इस समय मदद करेगा। ये पूरी बिल्डिंग कोविड पेशेंट्स के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्राइवेट प्लेयर्स को कि जिस तरीके से बाकी लोग, जिस तरीके से बाकी गवर्नमेंट अस्पताल जो हैं कोविड के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरीके से अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे आना चाहिए। और मैक्स हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 1/3 उनके हिंदुस्तान भर में जितने भी बेड्स हैं उनमें से 1/3 बेड्स अब स्पेसिफिकली कोविड पेशेंट्स के लिए उन्होंने अलग रख दिए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन रोहित शर्मा के साथ। कानपुर से खबर आ रही है, जहां पहले से ही कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे थे। अब यहां लड़कियों के शेल्टर होम में 57 नए मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। सरकार घेरे में है, विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। कानपुर में कोरोना विस्फोट, बालिका गृह में 57 पॉजिटिव, प्रियंका का वार, घेरे में सरकार। यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर में हड़कंप है। कोरोना के बढ़ते मामले से बेचैनी थी, अब लड़कियों के शेल्टर होम में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। एक कर्मचारी समेत शेल्टर होम की 57 लड़कियां और महिलाएं कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। हफ्ते भर पहले यहां पहला केस आया था और इसके बाद जिस तरह से मामला बढ़ा उससे लखनऊ तक हैरान है। 18 जून को कानपुर के शेल्टर होम में 33 लड़कियां और महिलाएं कोरोना पॉजिटिव निकल गई। अगले दिन 16 केस और जुड़ गए और 20 जून को 8 नए केस और आ गए। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है या जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है। और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है, कोरोना की वजह से सील्ड है, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है। न पुलिस को न प्रशासन को तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। कानपुर के शेल्टर होम में 7 लड़कियां गर्भवती पाई गईं, जिनमें 5 संक्रमित है, जबकि 2 गर्भवती 17 साल से भी कम हैं। एक तो HIV संक्रमित भी है। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू में भर्ती हैं। शेल्टर होम में एक साथ इतने मामले आने से लखनऊ दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार प्रशासन घेरे में है, विपक्ष सवाल दाग रहा है। सवाल तो नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर भी है। कानपुर में कोरोना के अब तक कुल मामले 1000 के करीब हैं। 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। कोरोना के बढ़ते केस के बीच राहत की खबर यह कि भारत की दवा निर्माता कंपनीज ने कोरोना के सिर उठाते ही नष्ट करने का प्लान बनाया है। हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए जल्द बाजार में सस्ती दवा आने वाली है। जबकि देश में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसे हराने के लिए दवा लाने की कोशिशें युद्ध स्तर पर तेज हैं।
अच्छी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक जंग में भारत की दवा कंपनियां युद्ध स्तर पर कोशिशें कर रही हैं, जिनके सकारात्मक नतीजे आने लगे हैं। कोरोना के मध्यम और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए जल्द ही दवाइयां आने की उम्मीद है। पिछले दिनों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने फेबीफ्लू के नाम से एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर लॉन्च किया था। मध्यम और हल्के लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों के लिए पेश इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट है। तीसरे चरण के नतीजों के आधार पर ग्लेनमार्क को इस एंटीवायरल ड्रग के निर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी मिली है। फेबीफ्लू की लॉन्चिंग के एक दिन बाद ही CSIR ने सिप्ला के साथ दवा की मौजूदा कीमत 20 से 30% कम करने के लिए एक और मल्टी सेंटर फेज 2 ट्रायल शुरू कर दिया। सिप्ला जल्द ही इसके नतीजे का ऐलान कर देगा। इस बीच कई फार्मा कंपनियों को भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से कोरोना वायरस की दवा के रूप में रेमडेसिविर को बनाने की मंजूरी मिल गई है। सिप्ला को उम्मीद है कि जून में वो सिप्रेमी के नाम से दवा लॉन्च करने में कामयाब हो जाएगी। इसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपए प्रति खुराक होगी। BDR फार्मा के साथ सिप्ला इस दवा को बना रहा है। इसी तरह हेटेरो कंपनी कोविफोर के नाम से दवा ला रही है। एक हफ्ते के अंदर ये दवा आने की उम्मीद है। इसकी कीमत हालांकि 5 से 6 हजार रुपए प्रति डोज होगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की वैक्सीन के लिए लोगों की नजर अमेरिका पर टिकी है। अमेरिका में वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दर्जनों प्रोजेक्ट्स इस वक्त वहां पर चल रहे हैं और इस बीच अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब इस महामारी से बचने का एक रास्ता नजर आया है। एक और अच्छी खबर आई है, वैक्सीन के करीब है 2 देश। जानकारी के मुताबिक इजराइल अपने देश के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना से वैक्सीन लेने की तैयारी में है। इजरायली सरकार की कंपनी के साथ आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। दरअसल ये जानकारी इजराइल के मीडिया संस्थान YNET ने दी है। हालांकि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया है, लेकिन YNET मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से लिया है। उधर अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने इस बात की पुष्टि की है कि वो जुलाई में 30,000 लोगों के ऊपर अपनी नई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगा। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स ऐसी वैक्सीन बना रहा है जो इंसानों की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन करेगी। ये वैक्सीन कोरोना वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगी। इसके लिए मॉडर्ना ने कमजोर और लगभग निष्क्रिय वायरस को इंसान के शरीर में डालने की तैयारी की है ताकि शरीर इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर ले। मॉडर्ना ने वैक्सीन ट्रायल के लिए कोरोना वायरस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना का जेनेटिक कोड तैयार किया है। इसका एक छोटा सा हिस्सा शरीर में सुई से डाला जाएगा, जिसके बाद वो कोरोना वायरस से लड़ेगा। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की करीब 90 टीमें काम कर रही हैं। सभी अलग अलग स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 ऐसी हैं जो अपने लक्ष्य के करीब हैं, जिसे ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों का परीक्षण कहते हैं। इनमें से एक मॉडर्ना की वैक्सीन भी है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया खस्ता हाल है। लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है पुख्ता इलाज की। दुनिया भर में कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं, वैक्सीन को लेकर, दवाओं को लेकर और इम्यूनिटी को लेकर। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी, वो कौन सी वैक्सीन होगी जिससे लोगों का इलाज होगा, जो पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएगी। हालांकि अमेरिकी दवा कंपनी कई उम्मीदें जगाती है। बस इंतजार कीजिए, कोरोना से डरे नहीं, लड़ते रहें, क्योंकि जल्द ही कोई अच्छी खबर आने वाली है। कोरोना हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तो न समझौते की परवाह होगी, न संधियों का ख्याल रखा जाएगा। अगर गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो हमारे जवान सीधे गोलियां चलाएंगे। सरकार ने सेना को खुली छूट दी है। कह दिया है कि अगर चीन हिमाकत पर उतरता है और हमारे जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो सेना गोलियां दागने को आजाद है। सीमा पर पूरी तैयारी है। चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की
खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना जैसे चाहे एक्शन कर सकती है। गलवान में चीन की हिमाकत हिंदुस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। चीन ने समझौते की धज्जियां उड़ाई, हमारे निहत्थे जवानों की हत्या की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन ने गुस्ताखी की तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से सेना को कह दिया गया है कि गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो सेना बेहिचक गोलियां चलाए। अगर चीन हिमाकत करता है तो गोलियों से उसका जवाब दिया जाए। जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो प्रोटोकॉल की परवाह करने की जरूरत नहीं। फील्ड कमांडर जवानों को फायरिंग करने का आदेश दे सकते हैं। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। तो हिंदुस्तान अब सरहद और अपने जवानों की जिंदगी की रक्षा करेगा। चीन ने दशकों पुराने समझौते को आड़ बनाया तो उस दीवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हर हिमाकत का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया खुद लेह का दौरा कर चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष ये भी साफ कर चुके हैं कि 2020 के भारत का इरादा कितना फौलादी है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकारी और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन इन समझौतों को चीन हमेशा तोड़ता रहा। लेकिन अब उसे ये सब महंगा पड़ने वाला है। अभिषेक भल्ला के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो सरहद पर सेना अलर्ट है, तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को दबोचने की पूरी तैयारी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस रवाना हुए। वहां चीन को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश होगी। विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भी चीन को सख्त संदेश दिया जाएगा। ये तस्वीरें इतिहास को फिर से पिरोने की है। मॉस्को में भव्य परेड का आयोजन है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत का जश्न हो रहा है। 75वीं सालगिरह पर सैन्य परेड की तैयारी है और इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। इस जश्न में मेहमान बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का एक 75 सदस्यीय दल भी रूसी दल के साथ हिस्सा लेगा। इसमें वीरता के लिए विख्यात सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के एक अफसर भी मार्च करते नजर आएंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और 4 युद्ध सम्मान के साथ 2 मिलिट्री क्रॉस समेत वीरता के कई पदक हासिल किए थे। इस सैन्य प्रदर्शन का एक हिस्सेदार चीन भी होगा। चीन की सैन्य टुकड़ियां परेड में भाग लेंगी, लेकिन परेड के बाद मेहमानों की भेंट मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा तो चीन को चित करने की कूटनीति भी चली जाएगी। राजनाथ सिंह तमाम मेहमानों से मिलेंगे, लेकिन चीन से दूरी रहेगी। संदेश साफ है, सरहद पर शैतानी और बातचीत साथ नहीं चलेगी।
Russian ambassador in Delhi wished him all the very best for a lovely visit. Russia will want to know everything from him what happened in the Galvan Heights. राजनाथ रूस में होंगे तो दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 23 जून को वर्चुअल मीटिंग भी होगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे और चीन की तरफ से उसके विदेश मंत्री वांग यी। दोनों के बीच 15 जून को हुई हिंसक झड़प को लेकर फोन पर बात हो चुकी है। वैसे RIC की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठते, लेकिन गलवान का मुद्दा उठा तो भारत चीन के साथ दो टूक बात करेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। LAC पर तनाव जारी है तो वहीं दिल्ली में भी इसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सवालों के तीर दागे। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नसीहत दी कि चीन को लेकर सोच समझकर ही कोई बयान दे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान के फौरन बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आशा है PM विनम्रता से बात मानेंगे। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री मोदी के चीन को लेकर दिए इस बयान पर अभी सियासी घमासान थमा नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लंबा बयान जारी कर सवालों की बौछार कर दी। मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे चीन को फायदा हो जाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। मनमोहन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने 20 शहीदों का हवाला दिया और कहा कि सरकार सैनिकों की कुर्बानी पर खरा उतरे। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें और कर्नल B संतोष बाबू और हमारे सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और भूगोलीय अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को घेरा था। चीन ने सीमा में घुसपैठ की है, उसके बाद ही तो स्टेटस क्वो एंटी की बात आती है। उसी के बाद ही जो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अच्छी खासी संख्या में चीनी आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी, उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और मौके की स्थिति, उसमें कंट्राडिक्शन है और प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट रूप से सामने आकर उसको स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी बात वही कर सकता है जिसको कि बिल्कुल अज्ञानता हो, जो जिसका दिमाग अज्ञानता से भरा हो और जो बिल्कुल ज़मीन की हकीकत को समझ ना पा रहा हो। आप सुबह से शाम तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते रहते हैं, उनको उनके बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। अरे भैया, एक सामान्य सा अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, आप सामान्य सा जो है शिष्टाचार हो, तो इस तरह की जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं, वो कहीं भी किसी भी रूप में जो है वो आज तक देश के जो संस्कृति है और देश का जो सियासी इतिहास है उसमें ये नहीं देखा गया है। उनके ट्वीट पर ऐसी सियासी जंग छिड़ी कि बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें कूद पड़े। तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। LAC पर चीन से तनातनी है तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी, पॉलिटिकल पारा आसमान पर है। विपक्ष रोज सवालों का पुलिंदा खोल रहा है, रोज सरकार से सफाई मांग रहा है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। LAC पर तनाव को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच बातचीत आज मुमकिन है। चीन के आग्रह पर यह बातचीत हो रही है। LAC पर तनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। सैन्य बैठक ये होगी भारत और चीन के बीच। दोनों ही तरफ 1000 की संख्या में दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं और जो टकराव की स्थिति 15 जून को हुई, उसके बाद से हालांकि कोई झड़प नहीं हुई है, लेकिन हालात सुधारने की दिशा में दोनों ही देश प्रयासरत हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि चीनी सेना के आग्रह पर बैठक बुलाई गई है।
भारत ने 20 जवान अपने खोए हैं, 20 जवानों की शहादत हुई इस झड़प में, लेकिन नुकसान चीन का भी हुआ। सूत्रों से जो जानकारी मिली 40 के करीब चीन के सैनिक भी जो है इसमें या तो घायल हुए या मृत पाए गए। हालांकि चीन की तरफ से अभी कुछ भी इस पर डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन के आग्रह पर सैन्य बैठक मुमकिन है भारत और चीन के बीच आज के दिन में। अब ये बैठक चुशुल में होती है या फिर PP-14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर जो इलाका जहां पर इससे पहले बातचीत हुई वहां होगी, ये देखना होगा। लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये अहम बैठक और अपने आप में ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय में आ रहा है जब जबरदस्त तनाव बना हुआ है एशिया की दो बड़ी ताकतों के बीच। इस पर निगाहें सिर्फ हिंदुस्तान और चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हैं। अमेरिका भी मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। मेरे सहयोगी राहुल कंवल इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ऐसे वक्त पर यह वार्ता की जा रही है जब चीन के ऊपर भी उंगलियां उठ रही है। कहा जा रहा है कि चीन ने अपने ही नागरिकों को, अपने ही देशवासियों को ये नहीं बताया कि उनका कितना नुकसान हुआ, यानी कि पारदर्शिता की हमेशा ही कमी चीन की तरफ से दिखती है। ऐसे में ये बातचीत कितनी सक्सेसफुल होगी, इस पर भी सवाल निशान उठ रहे हैं। जी वाकई में, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि कोर कमांडर लेवल ये वार्ता है। ये चुशुल इलाके में मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर हो रही है। ये वही जगह है जहां पर पिछली दफ़ा भी कोर कमांडर्स के बीच में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और साथ ही साथ चाइनीज़ आर्मी के मेजर जनरल के बीच की जो वार्ता हुई थी, ठीक वही जगह पे हुई थी। और 6 जून को जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि चाइनीज़ आर्मी पुल बैक करेगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो जमावड़ा उन्होंने बना रखा था उससे कदम पीछे लेगी। लेकिन पिछली दफ़ा चीन ने चीटिंग की, कहा यह कि हम पीछे जाएंगे, लेकिन उस वक्त में जबकि इंडियन आर्मी वापस आ गई कुछ हद तक, चाइनीज़ आर्मी ने रीइंफोर्समेंट्स तैयार की, यानी और बड़ी तादाद में वहां पर चाइनीज़ आर्मी आ गई। ऐसे में इस दफ़ा भारतीय सेना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, देखना चाहती कि जो चाइनीज़ आर्मी कह रही है वो वाकई में करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो मैसेज आया है हमें वो ये है कि चाइनीज़ आर्मी ये नहीं चाहती कि जो पिछली दफ़ा हुआ गलवान वैली में उस तरह की कोई भी दूसरी घटना हो। इस वजह से बहुत साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उस तरह की गलवान वैली वाले वायलेंस को अवॉइड करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। लेकिन इस दफ़ा भारतीय सेना ने, आपको ये जानकारी है, पहले ही तय कर लिया है कि अगर एक बार फिर से भारत की सेना और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने आती हैं और चाइनीज़ आर्मी किसी भी तरह की बदमाशी करती है, पत्थर फेंकती है या लाठी चलाती है, तो उसका फौरन भारतीय सेना के जवान जवाब देंगे और उस वक्त पे फायरिंग भी हो सकती है। इस वजह से बहुत टेंस सिचुएशन है अलग अलग जगहों में, चाहे वो पेंगोंग का इलाका हो जहां भारत और चीन की सेनाएं वाकई में एकदम आमने सामने 100-150 मीटर का भी फर्क नहीं है। हॉट स्प्रिंग्स में भी बहुत बड़ा बिल्डअप है और साथ ही साथ गलवान वैली में कुछ दूर पे चाइनीज़ आर्मी का बिल्डअप है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो कोर कमांडर्स लेवल बैठक है 6 जून के बाद ये पहली दफ़ा हो रही है, तो करीब 14 दिन का गैप है दोनों के बीच में। देखते हैं कि इसमें क्या निकल के